जब हम किसी नए देश के निर्माण के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी शानदार इमारतें, फहराते हुए झंडे या फिर एकदम स्पष्ट सरहदों वाले नक्शे। हाँ, एक बहुत ही साफ सुथरी और व्यवस्थित सी तस्वीर। हम अक्सर मान लेते हैं कि संविधान बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही शांत और मतलब एक तरह का बौद्धिक अभ्यास रही होगी। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक पहले से तय खाके के हिसाब से बस आराम से चल रहा होगा। लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को एकदम पलट कर रख देता है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस दस्तावेज की शुरुआत किसी भारी भरकम शब्द या वाक्य से नहीं बल्कि एक चित्र से होती है। हाँ, एक चित्र। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार है 17 दिसंबर 1946 की भारतीय विधान परिषद यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऐतिहासिक बहस का वो आधिकारिक रिकॉर्ड। इसके पहले पन्ने पर भारत का एक नक्शा बना है, लेकिन उस नक्शे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही अजीब चीज है। अजीब चीज? हाँ, एक विशालकाय हाथी का चेहरा। मतलब भारत के नक्शे के अंदर हाथी ही क्यों? क्या ये बस कोई डिजाइन था या उन नेताओं को वाकई इस बात का अंदाजा था कि वे किस भारी भरकम दलदल में उतरने वाले हैं? ये प्रतीक बहुत सोच समझकर चुना गया था। ये कोई साधारण कलाकारी नहीं है। देखिए, हाथी भारत की परंपरा और विशालता का प्रतीक तो है ही, लेकिन यहाँ ये इस बात को भी दर्शाता है कि मतलब एक नए राष्ट्र का संविधान गढ़ना कोई हल्का फुल्का कागजी काम नहीं था। हाँ, ये एक हाथी जितना ही भारी काम था। बिल्कुल, भारी, जटिल और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने वाला काम। हमें ये याद रखना होगा कि उस समय भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजनाएं मेज पर थी और देश के विभाजन की तलवार तो सिर पर लटक ही रही थी। भविष्य पूरी तरह से अधर में था। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। हम उस कमरे में वापस जाने वाले हैं, उसी तनावपूर्ण माहौल में। हाँ, जहां भारत के दिग्गज नेता जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और M.R. मसानी एक साथ बैठे थे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचारों में इतना गहरा टकराव आखिर था क्यों, उनके डर क्या थे और एक नए राष्ट्र के लिए उनकी उम्मीदें क्या थीं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीतिक विवादों की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस समय के नेता भारत के लिए आखिर कैसा समाज चाहते थे। बिल्कुल। और यहीं पर दस्तावेज में M.R. मसानी का वो भाषण आता है। वो लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बात कर रहे हैं। मसानी खुद को एक लोकतांत्रिक समाजवादी बताते हैं। हाँ, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। पर मजे की बात यह है कि वो इस बात का बचाव करते हैं कि इस प्रस्ताव में लोकतंत्र या समाजवाद जैसे शब्द जानबूझकर क्यों नहीं डाले गए। इसके पीछे मसानी का तर्क बहुत गहरा है। मतलब उनका मानना था कि अक्सर इन भारी भरकम शब्दों के जाल में जो असली मकसद होता है ना, वो छुप जाता है या फिर भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण दिया। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बहुत ही शानदार नारे के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अंत में क्या हुआ? खून खराबा। बिल्कुल, उसी बंधुत्व या भाईचारे के नाम पर पेरिस की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं, लोगों के सिर काटे गए। इसी भाषण में मसानी ने एक बहुत ही धारदार तंज भी कसा था। उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक व्यक्ति ने ये देखकर कि लोग बंधुत्व के नाम पर क्या अनर्थ कर रहे हैं, कहा था कि अगर मेरा अपना भाई होता तो मैं उसे भतीजा कहने लगता। ये एक बहुत ही सटीक बात थी। ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं है, ये एक चेतावनी थी कि सिर्फ कागज पर आदर्शवादी नारे लिख देने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मसानी ने महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण का भी जिक्र किया। गांधी जी का विचार तो साफ था कि सत्ता केवल दिल्ली या कलकत्ता में नहीं रहनी चाहिए, उसे 7 लाख गांवों में बांटा जाना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ, लेकिन मसानी ने जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के जिस डर का जिक्र किया, एक सर्वाधिकारवादी रूसी राज्य व्यवस्था का डर, इसे थोड़ा और समझना जरूरी है। जेपी आखिर रूस के मॉडल से इतना क्यों खौफजदा थे?
तो इसे समझने के लिए हमें उस समय के सोवियत रूस की व्यवस्था को देखना होगा। सर्वाधिकारवादी या टोटलिटेरियन राज्य का सीधा सा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार का समाज के हर छोटे बड़े पहलू पर पूरा कंट्रोल होता है। मतलब कोई आजादी नहीं? एकदम नहीं। रूस में क्रांति के बाद सारी जमीन, सारी फैक्ट्रियां, रोजगार, संसाधन, सब कुछ सीधे तौर पर स्टेट यानी सरकार के कब्जे में आ गया था। ओहो। तो जेपी का डर ये था कि अगर आप एक ही संस्था को सारी राजनीतिक ताकत और सारी आर्थिक ताकत भी दे देंगे तो वो संस्था एक निरंकुश तानाशाह बन जाएगी। सोचिए, अगर सरकार ही आपकी इकलौती नियोक्ता है तो सरकार का विरोध करने का मतलब क्या है? भूखे मरना? बाप रे, ये तो सच में डरावना है। मतलब मसानी और जेपी ऐसा समाजवाद चाहते थे जहां आर्थिक समानता तो हो, लेकिन वो किसी क्रूर राज्य व्यवस्था के जरिए जबरदस्ती ना थोपी जाए। बिल्कुल, वे ताकत को सीधे जनता के हाथों में बांटना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच सामने आता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। मतलब उनका भाषण पढ़ने पर तो साफ निराशा झलकती है। हाँ, वो काफी खफा थे। अगर मसानी और अम्बेडकर दोनों ही भारत में समाजवाद और समानता चाहते थे तो फिर अम्बेडकर इस प्रस्ताव की रूपरेखा से इतने नाराज क्यों थे? देखिए, अम्बेडकर का सोचने का नजरिया पूरी तरह से कानूनी और व्यवहारिक था। जहां एक तरफ मसानी आदर्शों की बात कर रहे थे, अम्बेडकर जमीनी तंत्र या मैकेनिज्म खोज रहे थे। अच्छा, जमीनी तंत्र से आपका क्या मतलब है? अम्बेडकर का तर्क था कि इस प्रस्ताव को पढ़कर उन्हें भी 4500 साल पहले की फ्रांसीसी क्रांति की याद आती है। वो कहते हैं कि केवल अधिकारों की घोषणा कर देना काफी नहीं है। अगर कल को उन अधिकारों का हनन होता है और आपके पास कोई कानूनी उपाय या रेमेडी नहीं है तो उन अधिकारों की रत्ती भर भी कीमत नहीं है। तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक रूपक से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपने दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट का मेन्यू तो तैयार कर लिया। हाँ, बिल्कुल। उसमें हर शानदार डिश का नाम भी लिख दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस डिश को पकाने के लिए किचन में शेफ कौन होगा, सामग्री कहाँ से आएगी और आग कैसे जलेगी। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। अंबेडकर जी असल में उसी किचन का पूरा नक्शा मांग रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ये सब काम कैसे करेगा। बिल्कुल, वे स्पष्ट रूप से जानना चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय आखिर मिलेगा कैसे। वो चाहते थे कि उद्योगों और जमीन के राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन की बात सीधे तौर पर दस्तावेज में लिखी जाए। कोई गोलमोल बात नहीं। एकदम नहीं। उनका मानना था कि बिना एक स्पष्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे के समाज के सबसे निचले और शोषित वर्ग को कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा। मसानी जहां अवसर की समानता पर जोर दे रहे थे, अंबेडकर वहां एक कानूनी और आर्थिक सुरक्षा का ऐसा मजबूत ढांचा चाहते थे जिसे भविष्य की कोई भी सरकार आसानी से तोड़ ना सके। ये आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच की एक बहुत ही साफ लकीर थी। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो भविष्य के इस नक्शे पर कि भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य बनना है, लगभग सभी नेता सहमत तो थे ही। हाँ, उस बड़ी तस्वीर पर सहमति थी। तो फिर 17 दिसंबर की उस पूरी बहस में इतना घुटन भरा तनाव क्यों था? मतलब दस्तावेज को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में कोई बहुत भारी बोझ है। और मजे की बात यह है कि उस तनाव का कारण वो लोग नहीं थे जो उस समय सदन में बोल रहे थे। तो फिर कौन था? उसका असली कारण वे लोग थे जो उस दिन वहां मौजूद ही नहीं थे। सदन में उन अनुपस्थित मेहमानों की छाया पूरे समय मंडरा रही थी। एक अमेंडमेंट पेश किया जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल कर रख दी। डॉक्टर जयकर चाहते थे कि इस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा को ही टाल दिया जाए, तब तक के लिए जब तक कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें सदन में आकर अपनी कुर्सियों पर बैठ नहीं जाती। हाँ, उन्होंने इंतजार करने की बात कही। पर पहली नजर में तो ये बहुत ही अजीब मांग लगती है। मतलब जो लोग देश का निर्माण करने आए हैं वो अपना काम रोककर इंतजार क्यों करें? जयकर का इसके पीछे क्या तर्क था? देखिए, जयकर का कदम महज किसी प्रक्रिया को टालने की कोशिश नहीं थी। ये उस समय की कूटनीति और राजनीतिक समझदारी की एक पुकार थी। वो कैसे? उनका तर्क था कि इस प्रस्ताव में एक नए देश की बुनियाद तय की जा रही है। अगर भारत के दो प्रमुख दलों में से एक यानी मुस्लिम लीग यहाँ है ही नहीं, तो उनके बिना प्रस्ताव पास करने से देश के विभाजन की खाई और चौड़ी हो जाएगी। ओहो, मतलब वो डरे हुए थे कि देश टूट जाएगा। हाँ, F.R. एंथनी ने भी जयकर का पुरजोर समर्थन किया था। उनका मानना था कि अगर हम इंतजार करते हैं तो मुस्लिम लीग को एक संदेश जाएगा कि बहुसंख्यक वर्ग उन पर कुछ भी थोप नहीं रहा है। एक तरह से उन्हें बातचीत की मेज पर लाने का तरीका। बिल्कुल। लेकिन इस कूटनीतिक प्रस्ताव पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बुरी तरह भड़क गए। मुखर्जी ने इस टालमटोल का एकदम कड़ा विरोध किया।
उन्होंने इसे एक बहुत गहरे जाल के रूप में देखा। वो जयकर की बात को कूटनीति नहीं, समर्पण मान रहे थे। हाँ, पर मुखर्जी को आखिर इसमें क्या जाल नजर आ रहा था? मुखर्जी इस पूरी स्थिति को सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत की एक चाल मान रहे थे। देखिए, ब्रिटिश सरकार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि जब तक भारत के सभी दल एकमत नहीं होते तब तक हम सत्ता नहीं सौंप सकते। अच्छा, तो ये अंग्रेजों का बहाना था रोकने का? बिल्कुल। और मुखर्जी का मानना था कि अगर संविधान सभा मुस्लिम लीग के इंतजार में अपना काम रोक देती है तो वो अनजाने में ब्रिटिश सरकार के इसी वीटो पावर को सही ठहरा रही होगी कि हाँ, जब तक सब नहीं आएंगे हम कुछ नहीं करेंगे। सही कहा। मुखर्जी का साफ तर्क था कि भारत की जनता की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी किसी एक राजनीतिक दल के रूठने या इंतजार करने की मोहताज नहीं हो सकती। और इसी बात पर मुखर्जी ने डॉक्टर जयकर के तर्कों की धज्जियां उड़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल किया। हाँ, वो दावत वाला रूपक। बिल्कुल। उन्होंने कहा, मान लीजिए डॉक्टर जयकर ने अपने घर पर 6 मेहमानों को दावत पर बुलाया। 5 मेहमान समय पर आ जाते हैं और 1 मेहमान नहीं आता, तो क्या आप उन 5 लोगों को भूखा रखेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ, ये कहकर कि जब तक छठा मेहमान नहीं आता किसी को खाना नहीं मिलेगा। मुखर्जी का कहना था कि देश की जनता स्वतंत्रता के लिए भूखी है और एक दल के बहिष्कार के कारण उस भूख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ दोनों ही पक्षों के तर्कों में बहुत गहराई है। मतलब एक तरफ जयकर की चिंता है कि अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं तो देश का टूटना तय है, और दूसरी तरफ मुखर्जी का ये दृढ़ विश्वास कि अगर हम अभी रुक गए तो हम हमेशा के लिए ब्रिटिश कूटनीति के बंधक बन जाएंगे। सच में ये बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रस्ताव टालने या न टालने की ये बहस सिर्फ संवैधानिक शिष्टाचार की नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना साया छिपा था, गृह युद्ध या सिविल वॉर का डर। हाँ, और यहाँ आकर इस बहस का रंग सच में बहुत स्याह हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने सदन को संबोधित करते हुए एक ऐसी चेतावनी दी जिसने शायद उस दिन पूरे कमरे को एकदम शांत कर दिया होगा। अंबेडकर ने उस दिन बहुत ही गंभीर लहजे में बात की थी। उन्होंने दुनिया के मशहूर राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क का हवाला दिया। बर्क ने अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में एक बार कहा था कि शक्ति देना आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। बर्क का सिद्धांत था कि बल प्रयोग हमेशा अस्थायी होता है। आप किसी समुदाय को ताकत के बल पर कुछ समय के लिए तो झुका सकते हैं, लेकिन उससे कभी कोई स्थायी या शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकलता। तो अंबेडकर जी दरअसल कांग्रेस को चेतावनी दे रहे थे कि अपनी बहुसंख्यक ताकत के घमंड में इस प्रस्ताव को एक तरफा पास मत करो। हाँ, उनका डर था कि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और सबसे डरावनी बात जो अंबेडकर ने कही वो ये थी कि अगर भारत में युद्ध होता है तो वो युद्ध सिर्फ भारत और अंग्रेजों के बीच नहीं होगा, वो युद्ध भारत के मुसलमानों और अंग्रेजों की मिलीजुली ताकत के खिलाफ होगा। वो किसी भी कीमत पर देश को बंटने या गृह युद्ध की आग में जलने से रोकना चाहते थे, और इसके लिए वे अपनी शर्तों से थोड़ा पीछे हटने और विरोधियों को मनाने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। ये एक ऐसे नेता की पुकार थी जो भविष्य के भयानक रक्तपात को साफ देख पा रहा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के इस डर और लचीलेपन के बिल्कुल विपरीत सदन में एक और आवाज गूंजती है, सेठ गोविंद दास की आवाज। हाँ, जो बिना झुके संघर्ष करने की बात करती है। गोविंद दास जी कहते हैं कि हम सत्याग्रही हैं, हम हमेशा शांति चाहते हैं और महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा ही सिखाई है। लेकिन इसके बाद वे महाभारत का एक बहुत ही गहरा रूपक सामने लाते हैं, शिखंडी का रूपक। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए इस रूपक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस समय की पूरी राजनीतिक बिसात को खोल कर रख देता है। देखिए, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रह चुका हो, और शिखंडी इसी श्रेणी में आता था। हाँ, तो जब अर्जुन को भीष्म को हराना था तो उन्होंने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर लिया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और पीछे से अर्जुन ने वार कर दिया। शिखंडी यहाँ एक मानव ढाल या ह्यूमन शील्ड का प्रतीक है। एकदम सही। और सेठ गोविंद दास इसी कहानी का उपयोग ब्रिटिश सरकार की चाल को बेनकाब करने के लिए करते हैं। वो कैसे? वे कहते हैं
कि अगर ब्रिटिश हुकूमत मुस्लिम लीग को शिखंडी बनाकर यानी ढाल बनाकर हमारे सामने खड़ा कर देगी तो कांग्रेस भीष्म पितामह की तरह अपने हथियार नहीं डालेगी। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा बयान था। हाँ, उनका सीधा मतलब था कि हम मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर अंग्रेज उन्हें आगे करके पीछे से हम पर वार करेंगे तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। ये बयान साफ दिखाता है कि संविधान सभा के भीतर ध्रुवीकरण कितने हद तक पहुंच चुका था। एक तरफ अंबेडकर की ये समझ कि बल प्रयोग से देश बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ गोविंद दास का ये संकल्प कि ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकना है। बिल्कुल, ये महज शब्दों की लड़ाई नहीं थी। ये तय कर रहा था कि एक राष्ट्र अपनी अखंडता को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। और ये अखंडता केवल दो बड़े दलों यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मुद्दा नहीं थी। बाहर से देखने पर भले ही ये पूरी बहस हिंदू बनाम मुस्लिम लगती हो, लेकिन अंदर की वास्तविकता बहुत अलग थी। अल्पसंख्यकों की पहेली बहुत ही बहुआयामी थी। हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण का एक और हिस्सा इस बात को बहुत मजबूती से सामने रखता है, जहां वे लॉर्ड साइमन के एक झूठे दावे की धज्जियां उड़ा देते हैं। लॉर्ड साइमन उस समय लंदन में बैठकर ये प्रचार कर रहे थे कि दिल्ली में चल रही ये संविधान सभा महज सवर्ण हिंदुओं यानी कास्ट हिंदूज की एक सभा है। पर वो ऐसा झूठ क्यों फैला रहे थे? इसके पीछे बहुत गहरी कूटनीति थी। अगर वे दुनिया को ये विश्वास दिला दें कि इस सभा में केवल ऊंची जाति के हिंदू हैं, तो ब्रिटिश सरकार को ये कहने का बहाना मिल जाएगा कि भारत के बाकी अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए ब्रिटिश राज का बने रहना जरूरी है। तो ये भारत की आजादी को टालने का एक सीधा तरीका था। बिल्कुल। लेकिन मुखर्जी ने सदन में खड़े होकर इस झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने एक एक करके गिनाया कि उस कमरे में कौन कौन बैठा है। हाँ, उन्होंने बताया कि वहां सिर्फ सवर्ण हिंदू नहीं थे। उन्होंने कहा यहाँ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुस्लिम प्रतिनिधि मौजूद हैं, असम के प्रतिनिधि हैं, समाज के सबसे शोषित वर्ग यानी दलित प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनमें स्वयं डॉक्टर अंबेडकर शामिल है। यहाँ सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और आदिवासी प्रतिनिधि भी बैठे हैं। मतलब ये भारत के हर रंग की नुमाइंदगी कर रही थी। बिल्कुल। और जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो दस्तावेज में एक भाषण ऐसा है जो सीधे दिल को चीर देता है। आप सरदार उज्ज्वल सिंह के भाषण की बात कर रही हैं? हाँ, सरदार उज्ज्वल सिंह का वो भावुक भाषण। उनका भाषण भारत के हर अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी अलग ऐतिहासिक चिंताओं को सामने लाता है। वे स्पष्ट रूप से ब्रिटिश कैबिनेट मिशन पर सिखों के साथ भयानक धोखा करने का आरोप लगाते हैं। यहाँ एक पल रुककर ये समझना जरूरी है, उज्ज्वल सिंह जिस कैबिनेट मिशन के सेक्शन बी का जिक्र कर रहे थे, वो आखिर क्या बला थी जिसने सिखों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के प्रांतों को 3 बड़े समूहों में बांटा था, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन बी में उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल इलाके रखे गए थे, जिनमें पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल थे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या थी? समस्या ये थी कि मिशन ने ये तो तय कर दिया कि हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए खास संवैधानिक सुरक्षा होगी, लेकिन पंजाब, जो सिखों की मातृभूमि थी, वहां सिखों के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी गई। अच्छा, तो सेक्शन बी में सिख पूरी तरह से एक अल्पसंख्यक बन गए। हाँ, जिन्हें बिना किसी वीटो पावर के मुस्लिम बहुमत के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया। उज्ज्वल सिंह का दर्द इसी बात से उपजा था। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि सिखों का इतिहास क्या रहा है। आजादी की लड़ाई में फांसी के पंधों को चूमने में उन्होंने कितने बड़े बलिदान दिए हैं। उन्होंने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का भी जिक्र किया, जहां ये वादा किया गया था कि सिखों की संतुष्टि के बिना कोई भी संविधान लागू नहीं किया जाएगा। तो इस सब का क्या मतलब है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सीधा फॉर्मूला भारत के सभी अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं किया जा सकता था। सबकी अपनी अलग चिंताएं थीं। बिल्कुल। सिख समुदाय अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहता था, लेकिन वे किसी भी कीमत पर देश के विभाजन यानी पाकिस्तान के निर्माण के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इसका सीधा मतलब था पंजाब का 2 टुकड़ों में कटना। एकदम सही। तो आज की इस पूरी चर्चा के धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं, तो 17 दिसंबर 1946 का ये दस्तावेज हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि इतिहास में क्या हुआ था, ये हमें लीडरशिप यानी नेतृत्व का एक बहुत ही गहरा सबक देता है। बिल्कुल। जब आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो आपको 2 किनारों के बीच लगातार संतुलन बनाना पड़ता है। एक किनारा है आदर्शवाद का,
जहां आप सबके लिए समानता और न्याय चाहते हैं। और दूसरा किनारा है यथार्थवाद का, जहां आपको ये देखना पड़ता है कि समाज के अलग अलग डरे हुए हिस्सों को बिना टूटे एक साथ कैसे रखा जाए। संविधान निर्माताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर अंबेडकर का डर और डॉक्टर मुखर्जी का दृढ़ संकल्प, ये दोनों ही उस समय की सच्ची वास्तविकताएं थीं। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। और अब इस गहन चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो इस दस्तावेज में कहीं सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर उस 17 दिसंबर के दिन मुस्लिम लीग और भारत की सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधि उस सदन में मौजूद होते, अगर इस प्रस्ताव की बहस में उनके भी विचार, उनके डर और उनके संशोधन उसी समय मेज पर रखे जाते, तो क्या भारत के संविधान का मूल डीएनए आज कुछ और होता? हाँ, क्या वो समझौते हमारे आज के भारत की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देते? ये एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है। इसका कोई निश्चित जवाब तो नहीं है, लेकिन ये इस बात की गहराई को जरूर छूता है कि राष्ट्रों का निर्माण उन आवाज़ों से भी होता है जो उस समय कमरे में गूंज रही होती हैं, और उन आवाज़ों से भी जो वहां अनुपस्थित होती हैं। बिल्कुल सही कहा। उस दिन जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उस विशाल हाथी के लोगों के नीचे बैठकर अपने समय के सबसे भारी और नाजुक बोझ को उठाने की पूरी कोशिश की। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार हम एक